हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गैट, डब्ल्यूटीओ और अंकटाड। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड इकोनॉमी और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब वर्ल्ड ट्रेड और करेंसी एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स फेस हुई, तब इन ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन किया गया। जैसे 1930s के टाइम पर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम फेल हो गया था, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड काफी इम्पैक्ट हुई। इसी इशू को सोल्व करने के लिए 1945 में कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश की गई, जिनका मेन एम था ग्लोबल ट्रेड और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या था, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम एक एक करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का इस्टेब्लिशमेंट 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ट्रेड के इशू को सोल्व करना था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये कॉन्फ्रेंस या हम कह सकते हैं मीटिंग हुई थी, जिसमें 44 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्ट लिया था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ये कॉन्फ्रेंस जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हेमिस्फीयर यूएसए में हुई थी। इसका मेन एम था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को रिबिल्ड करना और एक स्टेबल ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट करना। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है आईएमएफ के, कि क्यों आईएमएफ को बनाया गया था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। आईएमएफ मेंबर कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सके। उसके बाद आता है एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। आईएमएफ करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और उन्हें मॉनिटर करता है। उसके बाद आता है फैसिलिटेट बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आईएमएफ ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देता है और एंश्योर करता है कि ट्रेड के जरिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इनकम ग्रोथ हो। उसके बाद आता है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। आईएमएफ मेंबर नेशंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के वक्त फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व कर सके। उसके बाद आता है रिड्यूस पॉवर्टी। आईएमएफ डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रमोट करता है। एंड उसके बाद आता है प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करता है और इकोनॉमिक क्राइसिस के रिस्क को कम करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि क्यों आईएमएफ को बनाया गया था, तो आप कह सकते हैं कि आईएमएफ को इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप की। तो जो कंट्रीज ने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और 31 दिसंबर 1945 तक एग्रीमेंट को साइन किया, उन्हें ओरिजिनल मेंबर्स कहा गया था। आज के टाइम में आईएमएफ के 189 मेंबर कंट्रीज है। उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ आईएमएफ। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। आईएमएफ मेंबर कंट्रीज को उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस के दौरान फाइनेंशियल हेल्प देता है। मतलब कि अगर किसी कंट्री के पास इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन करेंसी नहीं बचती तो आईएमएफ उन्हें लोन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेवलपिंग कंट्री अपने इंटरनेशनल डेट्स रीपे नहीं कर पा रहा तो आईएमएफ उस कंट्री को शॉर्ट टर्म लोन देगा। उसके बाद आता है मेंटेन ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आईएमएफ का मेन रोल है कि वर्ल्ड में ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ स्मूथली चलती रहे। ये कंट्रीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है और इंश्योर करता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री अपने करेंसी वैल्यू को बार बार चेंज करेगी तो ट्रेड डिसरप्ट होगा। आईएमएफ ये सिचुएशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है सपोर्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट आ रहे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता दूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है एक कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का डिफरेंस। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो और कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने लगे तो आईएमएफ उसको सपोर्ट करता है। आईएमएफ लोन देकर कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल बनाता है ताकि वो अपने ट्रेड डेफिसिट्स को मैनेज कर सके। उसके बाद आते टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग।
IMF मेंबर कंट्रीज को इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने और इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये ट्रेनिंग टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के एरियाज में देता है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। IMF मेंबर नेशंस के इकोनॉमिक पॉलिसीज को मॉनिटर करता है और उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग सजेशंस देता है। ये इंश्योर करता है कि पॉलिसीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रमोट करे। अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मेन एम है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। वर्ल्ड बैंक का भी स्टेब्लिशमेंट 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था, जब IMF का भी फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC USA में है और वर्ल्ड बैंक ने अपना काम ऑफिशियली जून 1946 से स्टार्ट किया था। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों सेम से ही है। दोनों का मेन एम है ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना, बट इनका काम थोड़ा अलग अलग है। IMF शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और करेंसी स्टेबिलिटी पर फोकस करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और पॉवर्टी रिडक्शन में काम करता है। दोनों मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड बैंक का डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करना। वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया जैसी कंट्रीज की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है पॉवर्टी रिडक्शन। वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, डैम्स और स्कूल के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए लोन्स और ग्रांट्स देता है। और उसके बाद आता है प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करने में मदद करता है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहला फंक्शन है वर्ल्ड बैंक का प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को लो इंटरेस्ट लोन्स और ग्रांट्स देता है जो मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि रोड्स, स्कूल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है पॉलिसी एडवाइस और रिसर्च। वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्रीज को पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए एडवाइस देता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसर्च प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। उसके बाद थर्ड फंक्शन आता है फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है ताकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो सके। अगर किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा होगा, तो उस कंट्री की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आता है सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर। वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। एंड फिर आता है ग्लोबल पार्टनरशिप। वर्ल्ड बैंक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज का सोल्यूशन ढूंढता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, लो इंटरेस्ट लोन्स देके और ग्रांट्स देके। एक बहुत से बच्चे लोन्स और ग्रांट्स में कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो लोन को हमें रीपे करना पड़ता है, जबकि ग्रांट्स को हमें रीपे करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद सेकंड फंक्शन ये करता है पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए एडवाइस देता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसर्च प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है। उसके अलावा ये फाइनेंस करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को सपोर्ट करता है और ग्लोबल पार्टनरशिप्स करता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को सॉल्व करता है। उसके बाद अगर हम इसकी मेंबरशिप की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के टोटल 189 मेंबर कंट्रीज है और इनका मेंबरशिप IMF के मेंबरशिप के साथ लिंक्ड है। जो कंट्रीज IMF की मेंबर है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं गेट के बारे में। गेट की फुल फॉर्म होती है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका फॉर्मेशन 1947 में हुआ था और ये 1995 तक इम्प्लीमेंट रहा, जब तक WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो गया। WTO को पढ़ने से पहले हमें गेट के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए कि गेट क्या था और इसे क्यों बंद किया गया था। गेट इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो गेट का ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। ये ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करता था
जैसे टैरिफ्स एंड कोटास। उसके अलावा ये प्रमोट करता था इंटरनेशनल ट्रेड को ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, और ये कंट्रोल करता था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, जैसे डंपिंग और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगाती है तो गैट के रूल्स उस कंट्री को फेयर ट्रेड के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए गाइड करते थे। तो गैट के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स थे: ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना। उसके बाद गैट के कुछ की प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहला प्रिंसिपल था नॉन डिस्क्रिमिनेशन। गैट कहता था कि हर कंट्री के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। सेकंड प्रिंसिपल था इसका रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स। गैट ट्रेड बैरियर्स को ग्रेजुअली कम करता था। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल था इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स हो तो गैट उनका पीसफुली सोल्यूशन निकालता था। अब गैट के कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो गैट ने 1948 से 1994 तक 8 ट्रेड राउंड्स कंप्लीट किए। यानी कि इसका मतलब है कि गैट के अंडर 1948 से 1994 तक 8 अलग अलग बार इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई थी। इन राउंड्स का मेन पर्पस था ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना और कंट्रीज के डिस्प्यूट को सोल्व करना। उसके बाद सेकंड अचीवमेंट है कि गैट एग्रीमेंट की वजह से वर्ल्ड ट्रेड काफी ज्यादा ग्रो हुआ और प्रोटेक्शनिज्म को रिड्यूस किया गया। प्रोटेक्शनिज्म एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें एक कंट्री अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए स्टेप्स लेती है। इसका मेन फोकस होता है अपने लोकल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की हेल्प करना ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन से नुकसान ना उठाए। उसके बाद थर्ड अचीवमेंट है कि गैट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक प्लेटफॉर्म था जहां वो अपने ट्रेड इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकती थी। उसके बाद हम ट्रांसलेशन की बात करें कि कब और क्यों गैट को डब्ल्यूटीओ से रिप्लेस कर दिया था, तो गैट को 1995 में ऑफिशियली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस कर दिया गया था। डब्ल्यूटीओ ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो नॉट ओनली गुड्स ट्रेड बट ऑल्सो सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट को कवर करता है। तो आइए अब हम डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों इसे गैट से रिप्लेस किया गया था। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ये ऑर्गेनाइजेशन गैट की सक्सेसर है, यानी जो खामियां गैट में थी डब्ल्यूटीओ में उसको पूरा किया गया है। डब्ल्यूटीओ का मेन फोकस है ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करना और फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। करंटली डब्ल्यूटीओ के 164 मेंबर कंट्रीज हैं जो ग्लोबल ट्रेड का 98% कवर करती है। अब हम डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यूटीओ का प्रमोट फ्री ट्रेड। डब्ल्यूटीओ टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करती है और फ्री ट्रेड को एनकरेज करती है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका रिसोल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स को पीसफुली सोल्व करती है। उसके बाद आता है एंश्योर फेयर कंपटीशन। डब्ल्यूटीओ ग्लोबल लेवल पर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंश्योर करती है और फेयर कंपटीशन को प्रमोट करती है। उसके बाद आता है हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग नेशंस को ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड उसके बाद आता है इंक्रीज ट्रेड ट्रांसपेरेंसी। डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट बनाता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस भी डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव जैसे ही है, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है डब्ल्यूटीओ का ट्रेड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करना। डब्ल्यूटीओ ट्रेड रूल्स बनाता है और एंश्योर करता है कि मेंबर्स उन्हें फॉलो करे। उसके बाद सेकंड फंक्शन है इनका डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। अगर मेंबर्स के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स होता है तो डब्ल्यूटीओ एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए। उसके बाद थर्ड फंक्शन है ऑर्गेनाइज ट्रेड नेगोशिएशंस। डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज के बीच न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स फाइनलाइज करने में हेल्प करता है। और उसके बाद आता है टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड रिलेटेड नॉलेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हर मेंबर कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मिलता है, जिसका मतलब है सब कंट्रीज के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है मार्केट असेस। इसका मतलब है टैरिफ्स और बैरियर्स को ग्रेजुअली कम करना ताकि ट्रेड इजी हो सके। उसके बाद आता है फेयर कंपटीशन। डब्ल्यूटीओ डंपिंग और सब्सिडीज जैसी अनफेयर प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करता है। डंपिंग का मतलब होता है जब एक कंट्री या कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को किसी दूसरी कंट्री में उनके प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम प्राइस पर एक्सपोर्ट करती है। इसका मेन एम होता है
अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना और लोकल इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करना। जैसे कि अगर चाइना अपने स्टील प्रोडक्ट्स इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट या डोमेस्टिक प्राइस से भी कम प्राइस पर बेचे तो इससे लोकल इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा। तो WTO क्या करती है, डंपिंग जैसी अनफेयर प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। WTO डेवलपिंग नेशंस को ट्रेड पॉलिसीज में स्पेशल फ्लेक्सिबिलिटी देती है। उसके बाद अगर WTO की इंपोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इंपोर्टेंस है WTO की कि यह ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करती है। WTO ट्रेड बैरियर्स को कम करके ग्लोबल ट्रेड इजी और फेयर बनाती है। उसके बाद सेकंड इंपोर्टेंस है इसकी एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। WTO के रूल से ग्लोबल ट्रेड ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होता है। उसके बाद थर्ड इंपोर्टेंस है इसकी ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। WTO डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। बाकी अगर आपसे इंपोर्टेंस पूछी जाती है WTO में तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो। इसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, इंपोर्टेंस के पॉइंट सेम से है तो आप इन तीनों के पॉइंट कंबाइन करके लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल देखें WTO के वर्क का कि WTO कैसे काम करता है तो अगर किसी कंट्री ने अनफेयर सब्सिडीज दी जो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन को हार्म कर रही है तो WTO उस कंट्री के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और डिस्प्यूट को सोल्व कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि WTO एक बैकबोन है ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का जो इंश्योर करता है कि ट्रेड फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव मतलब सबको शामिल करने वाले या हर किसी को इंक्लूड करना। उसके अलावा WTO इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करती है और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन बनाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WTO को GATT का सक्सेसर क्यों कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि GATT का स्कोप सिर्फ गुड्स ट्रेड तक लिमिटेड था, यानी ये सिर्फ गुड्स की बात करता था ना कि सर्विसेज की, और उसमें डिस्प्यूट सोल्व करने का एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं था। इसलिए 1995 में GATT को रिप्लेस करके WTO को इस्टेब्लिश किया गया था। WTO एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी एरियाज को भी कवर करता है और WTO का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब आपसे GATT का पूछा जाए तो GATT सिर्फ गुड्स की बात करता है जबकि WTO में गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी शामिल होती है। अब हम पढ़ेंगे अंकटाड के बारे में। अंकटाड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो डेवलपिंग कंट्रीज की ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज में हेल्प करने के लिए काम करती है। अगर अंकटाड के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। यह इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाने में डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनका प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। ये फेयर और इक्विटेबल ट्रेड इंश्योर करती है ताकि सभी कंट्रीज को फायदा हो। उसके बाद आता है बैलेंस्ड ग्लोबल इकोनॉमी। अंकटाड डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक गैप को रिड्यूस करती है। उसके बाद आता है प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। ये ट्रेड रिलेटेड इश्यूज और पॉलिसीज में डेवलपिंग कंट्रीज को गाइड करती है। तो अंकटाड की क्या ऑब्जेक्टिव्स है? एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करना, ग्लोबल इकोनॉमी में बैलेंस लाना और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ अंकटाड। तो सबसे पहला फीचर है अंकटाड का फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। अंकटाड का मेन एम है कि डेवलपिंग नेशंस की इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। उसके बाद सेकंड फीचर है इसका पॉलिसी रिकमेंडेशन। अंकटाड ट्रेड एंड डेवलपमेंट इश्यूज पर कंट्रीज पॉलिसी सजेशंस देता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है एंश्योर फेयरनेस ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स। अंकटाड डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ये एंश्योर करती है कि जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनमें फेयरनेस रहे। उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अंकटाड। सबसे पहला फंक्शन है अंकटाड का रिसर्च एंड एनालिसिस। अंकटाड ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स को रिसर्च करती है, एनालाइज करती है और पब्लिश करती है। उसके बाद सेकंड फंक्शन है पॉलिसी एडवाइस। अंकटाड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेटर पॉलिसी रिकमेंड करती है जिससे उनकी ट्रेड बढ़ सके। उसके बाद आते टेक्निकल असिस्टेंस। अंकटाड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में हेल्प के लिए ट्रेनिंग और असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। एंड उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस। अंकटाड ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पर डिस्कशंस के लिए मीटिंग्स कंडक्ट करती है। तो अंकटाड क्या क्या करती है? एक तो रिसर्च और एनालाइज करती है और ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है। उसके अलावा ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेटर पॉलिसीज रिकमेंड करती है, ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज पर डिस्कशन होती है।
उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस भी सेम बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह है, जैसे कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट होने में हेल्प करती है, फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेड रूल्स को प्रमोट करती है और पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अंकटाड का मेन गोल है कि वर्ल्ड ट्रेड और डेवलपमेंट में इक्वालिटी और फेयरनेस एंश्योर की जा सके, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।